वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस टाइप का सवाल आपको 14 मार्च को पूछा गया था उसी टाइप का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर करके बोलते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं और पूछते हैं सर कि आपने बताया तो इसमें से ज़्यादा नहीं लड़ा, ठीक है, ज़्यादा नहीं लड़ा। तो हमने आप लोग से एक सवाल जो कमेंट करते हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कौन सा प्रैक्टिस सेट ऐसा था जिससे पूरा लड़ गया है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है जिससे आपका 40 से 50 प्रश्न डायरेक्ट लड़ा है, या तो फिर जो पैकेज लेके आप लोग पढ़े हैं 151, 200 रुपया, 300 रुपया लेकर के, उससे बताएं कितना प्रश्न लड़ा है, नहीं लड़ा है। तो देखिए, इसमें फ्रेंड्स किसी का दोस्त ब्लेम किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्लेम करें तो आपका जो भी आप जो क्वेश्चन सेट किया उसको ब्लेम करें फ्रेंड्स, ठीक है। उन लोग को टीम का ब्लेम करिए, क्योंकि क्वेश्चन ही अल्टर पूछा है तो कहाँ से आएगा। देखिए, कोई भी इतना अच्छे टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया आपका घास के मैदान हो गया फ्रेंड्स, विटामिन हो गया, रोग से संबंधित हो गया, ये सब टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ से प्रश्न पूछा है, नहीं पूछा है। हिंदी में देखिए फ्रेंड्स, उल्टा शब्द, विलोम शब्द, सब तरह से प्रश्न पूछा जाता था। समाज से प्रश्न पूछा था, सिलेबस में दिया है, कहाँ वहाँ से प्रश्न उठाया, नहीं उठाया। तो किसी को ब्लेम ना करे, कोई भी टीचर को ब्लेम ना करे फ्रेंड्स। और तो मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, कोई चार्ज भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इतना एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग जो समझदार स्टूडेंट हो समझ रहे होंगे बात को, ये सब पढ़ाई आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। इससे आपका मेरिट बनेगी फ्रेंड्स। और इसके बाद में सिर्फ बिहार ही पुलिस नहीं है, इसके बाद बहुत सारा वैकेंसी है, रेलवे हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो उसमें भी आपका ये मेरिट काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें किसी को ब्लेम ना करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं कहना चाह रहा था, जो आप लोग समझ गए होंगे, किसी से नहीं लड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन ही सेट किया हुआ है वो अल्टर सेट किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह से सेट होना चाहिए उस तरह से क्वेश्चन नहीं सेट किया है। तो सवाल अभी पहला सेक्शन आपका हिंदी से है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है आपका है कि सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का नाम आप लोग सुनेंगे फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल के थे ना। इनका जन्म कहाँ, पश्चिम बंगाल के थे। और ये क्या था, एक फिल्म निर्माता थे। तो उन्हीं से संबंधित है कि सत्यजीत राय की किस फिल्म को कान महोत्सव में, कौन सा, कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा गया था। कौन सा फिल्म को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ठीक है, पथेर पांचाली। ये पथेर पांचाली के निर्माता कौन है पूछा जाता है कभी, तो सत्यजीत राय हैं। तो इसी को आपको कान महोत्सव में उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज कहा गया था। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स, रेणु जी की किस उपन्यास के कारण पद्म श्री पुरस्कार मिला, रेणु जी की, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रेणु मतलब समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि जो मैलाचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के किस उपन्यास के कारण पद्म पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मैला आंचल पर मिला था, याद रखिएगा, मैला आंचल। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 3 नंबर सवाल आपका है, जगदीश चंद्र माथुर ने AIR का नामाकरण किया था, ठीक है। तो क्या किया था, 3 नंबर सवाल का राइट आंसर, जगदीश चंद्र माथुर ने AIR का नामांकन किया था। तो आकाशवाणी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नामाकरण आकाशवाणी किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल क्या है फ्रेंड्स कि जगदीश माथुर ने AIR का नामांकन किया था, तो आकाशवाणी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 को देखिए, बिहार दर्पण किसकी रचना है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओदोलेन स्मेकल का है, ठीक है। बिहार दर्पण किसकी रचना है, तो ओदोलेन स्मेकल के है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये जो आपका ओदेलेन स्मेकल थे, ये क्या है, हिंदी में इनको पुरस्कार भी मिला है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। और जैसे नमो नमो भारत माता, ठीक है, नमो नमो भारत माता जो है इन्हीं का है, ओदोलेन स्मेकल का ही प्रमुख कविता है, ठीक है। आप सुने होंगे, नमो नमो भारत माता का भी लेखक है, कविता का लेखक है जो ओदोलेन स्मेकल है, और बिहार दर्पण भी जो इन्हीं का है, ठीक है, ओदोलेन स्मेकल का ही है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए, नागा अर्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था। 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दरभंगा बिहार में हुआ था। सवाल नंबर 6 को देखिए, पद्मा सचदेव कौन सी भाषा की पहली कवित्री थी, ठीक है, पद्मा सचदेव। सवाल नंबर 6, तो पद्मा सचदेव थी जी आपका किस भाषा का, तो डोंगरी भाषा की पहली कवित्री थी, याद रखिएगा। ये पद्मा सचदेव थी जो डोंगरी भाषा की पहली कवित्री थी। 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, पद्मा सचदेव का जन्म है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
और इनका मेरी कविता मेरे गीत पद्मा सचदेव की प्रमुख कृति है। याद रखिएगा, कभी पूछा जाता है कि मेरी कविता मेरे गीत के लेखक है जो भी आपका पद्मा सचदेव है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था, और ये मुख्य रूप से आपका डोंगरी भाषा के, ठीक है, कैसे डोंगरी भाषा के थे। तो सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुई? 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1974 में हुआ था। अगला सवाल को देखिए कि अरुण कमल का जन्म कब हुआ था? अरुण कमल, सवाल नंबर 8। तो अरुण कमल का जो जन्म हुआ था आपका फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 में हुआ था। अगला शब्द देखिए इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन, रामायणी किस छंद में लिखी गई है? रामायणी, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, चौपाई है। रामायणी किस छंद में लिखी गई? तो चौपाई छंद में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला, भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतेंदु जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। सवाल नंबर 11 को देखें, शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था। तो शमशेर बहादुर का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे प्लाट का मोर्चा, शमशेर जी का एक प्रमुख कहानी है, ये भी रखिएगा, याद रखिएगा। और उनका दो आब एक प्रसिद्ध निबंध है, ये भी याद रखिएगा। तो शमशेर बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इनका एक प्लाट का मोर्चा, शमशेर जी का एक प्रमुख कहानी, सुने होंगे आप लोग, प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन है कहानी के? तो शमशेर बहादुर। इनका जन्म 1911 में हुआ था। 12 नंबर सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? 12 का, तो सूरसागर का क्या हो जाएगा आपका? सूरसागर का हो जाएगा आपका सूरदास हो जाएगा। सूरसागर है जो किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्रज भाषा का, ठीक है, ब्रज भाषा में। और ब्रज भाषा के सूरदास कवि थे ना, सूरसागर ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि का उनका सूरदास के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। तो चलिए, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 आपका है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की चंपू रचना है? जयशंकर प्रसाद की फ्रेंड्स, तो जयशंकर प्रसाद का आपका कामायनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 आपका है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियों पर आधारित है? बाल स्मृतियों पर आधारित कहानी कौन सा है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजाकी, ठीक है। कजाकी जो प्रेमचंद की बाल स्मृतियों पर आधारित प्रमुख कहानी है। इसके साथ में फ्रेंड्स आपका जो पूस की रात कहानी भी है, जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उसके बाद में प्रेमचंद का और एक क्वेश्चन आता है जैसे कि मंगलसूत्र है जो फ्रेंड्स आपका प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कह रहा था कि कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की बाल स्मृतियों पर आधारित है? तो कजाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें, रीतिकाल काव्यधारा के अंतिम अग्रणी कवि कौन थे? 15 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। कह रहा है कि इस रीतिकाल काव्यधारा के अंतिम अग्रणी कवि कौन थे? तो आपका बिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का दिया है कुछ प्रश्न फ्रेंड्स, किस तरह से दिया है क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देखते चलें। यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपका 16 से 17, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको पैसे की छोटी सी पैसे दिया हुआ है, उसको पढ़ करके जवाब देना है 16-17 का। तो देखिए क्या रहा है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मध्य पाषाण युग होता है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण युग में कितना है, 8000 से लेकर के कितना 6000 BC यानी सब पूर्व हो गया। पीपुल मेड क्रूड पोटरी, क्रूड मतलब कच्चे बर्तन, एंड द फर्स्ट फिश हुक्स टूक डॉग्स फॉर हंटिंग। यानी कह रहा है फ्रेंड्स कि देखिए आपका जो मध्य पाषाण काल में है, जो इतना से इतना के बीच में पीपुल क्या करते थे, कच्चे बर्तन का निर्माण करते थे, मछली पकड़ते थे और कुत्तों का उपयोग करते थे शिकार के लिए, ठीक है, डेवलप किया है। एंड बॉव एंड एरो, और क्या तीर और धनुष का भी यहाँ पे आप लोग निर्माण किया था। यही कह रहा है पैसेज में कि पीपुल मेड क्रूड पोटरी एंड दे फर्स्ट फिश हुक्स टूक डॉग्स फॉर हंटिंग एंड डेवलप्ड अ बॉव एंड एरो, तीर और धनुष, विच वाज यूज्ड अंटिल द एडी 14th सेंचुरी। कह रहा है फ्रेंड्स कि मध्य पाषाण काल में लोग हैं जो आपको क्या किए थे फ्रेंड्स, धनुष और बाण का
निर्माण किए थे और कच्चे बर्तन का भी निर्माण किए थे, मछली पकड़ते थे, कुत्ते के माध्यम से करते थे, धनुष बंध का जो आपका 14th सेंचुरी में भी उसका यूज होता था। ठीक है, उसके बाद में कर रहा है द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक मतलब होता है नवपाषाण काल, वो तो हो गया। उसमें फिर सब कहता है द न्यूलिथिक एज कितना 6000 से लेकर के 3000 BC सा ह्यूमन काइंड डोमेस्टिकेटिंग शीप। ठीक है, डोमेस्टिकेटिंग शीप, गोट्स, पिग्स एंड कैटल। आपका नवपाषाण काल में क्या होने लगा था फ्रेंड्स, भेड़ पालने लगा था। ठीक है, बकरी पालने लगा था, कैटल मवेशी पालने लगा था। बिकमिंग लेस नोमेडिक देन इन द प्रीवियस एज। ठीक है, माने कि धीरे धीरे जो सुधार होने लगा था फ्रेंड्स, पहले होता था उस तरह से अभी क्या ये लोग कैटल मवेशी सब पालने लगा था, इसके बारे में बताया हुआ है प्रीवियस एज से। फिर एस्टेब्लिशिंग परमानेंट सेटलमेंट एंड क्रिएटिंग गवर्नमेंट, समझ गए। यानी कि उसके बाद में लोग पहले तो घुमक्कड़ होते थे ना मध्यपाषाण काल में, लेकिन बाद में के नवपाषाण काल में जो आपका न्यूलिथिक एज में ये लोग क्या क्या बहुत कुछ डेवलप किया, अपना परमानेंट सेटलमेंट हो गया, यानी कि कहीं पे रहने लगे, एक जगह खास जगह रहने लगे, और फिर गवर्नमेंट्स का क्रिएटिंग गवर्नमेंट्स किया। ठीक है, इसी से संबंधित देखिए आपका कुछ प्रश्न यहाँ पर दिया है 16 नंबर सवाल से। देखें 16 नंबर सवाल में कह रहा है आपका कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मेसोलिथिक एज एग्जिस्ट। इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कितना 2000। ठीक है, 2000। उसके बाद में आपका है कि व्हेन डिड पीपल क्रिएट गवर्नमेंट्स। तो अभी इसमें देखा फ्रेंड्स कब करने लगा था, यानी 6000 से लेकर के कितना 3000 के बीच में ना, यानी देखिए यहाँ पर 6000 से लेकर के कितना इतना के बीच में करने लगा था, यानी कि 17 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पढ़ करके इसे देना था। 18 नंबर सवाल को देखिए क्या है, इन विच रजिस्टर राइटिंग इज रिटेन विदाउट इमोशन। कौन सा है जो आपका रजिस्टर में बिना इमोशंस के लिखा जाता है, इस तरह से कुछ पूछा जा रहा है। इन विच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर में राइटिंग इज रिटेन विदाउट इमोशंस। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, सॉरी 18 नंबर सवाल का राइट आंसर फॉर्मल हो जाएगा फ्रेंड्स, फॉर्मल। ठीक है, इन विच रजिस्टर राइटिंग इज रिटेन विदाउट इमोशन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉर्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। पृथ्वी पर जीवन है। ठीक है, ट्रांसलेशन देखिए पूछा गया था, तो पृथ्वी पर जीवन है, इसका ट्रांसलेट लोग फटाफट सही करें फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ, इसका ही होगा ना, देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ, यानी 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन है, इसका ही ट्रांसलेट हुआ। अब 20, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 को देखें, डायरेक्शन में दिया 20 से 21 में क्या करा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में करा है। तो देखिए 20 नंबर सवाल करा, द ओल्ड लेडी डिक्लेयर दैट सी वाज गोइंग टू वॉक वेयर सी प्लीज्ड दे हैड द लिबर्टी। यानी कि जो बूढ़ी औरत है उसने डिक्लेयर किया कि उसको जहाँ खुशी मिलते हैं वहाँ वो घूमने जा रही है और इसके पास ये स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए कि द ओल्ड लेडी सेड आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज वी हैव द लिबर्टी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन absent द डे बिफोर। 21 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी फिर इन्वर्टेड कॉमा व्हाई वर यू absent yesterday। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, सवाल नंबर 22 देखें, 22 से 23 में करा चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। ठीक है, इसको नाउन बनाना है, ये वर्ब है इसको नाउन में बनाना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सक्सीड है, सक्सीड का क्या सक्सेस ना हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा सक्सेस, नाउन बनाने का रहा है वर्ब का। अगला है फ्रेंड्स आपको अप्रूव, अप्रूव का क्या हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव ये वर्ब है, इसका जो नाउन बनाइएगा तो अप्रूवल हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 24 को देखें, कर रहा है 24-25 में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मोडाल वर्ब। इसमें मोडाल वर्ब भरने के लिए बोल रहा है वी इंजॉयड द मूवी यू, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर क्या भराएगा फ्रेंड्स, तो 24 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वी इंजॉयड द मूवी यू शुड हैव बीन देयर, यानी आपको भी वहाँ पर होना चाहिए, फॉर्मल कहा जा रहा है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का 25 नंबर सवाल को देखिए, करा यू वर्क हार्ड यू विल, यहाँ पर तो सिंपल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, यदि आप कठिन
परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, यानी पास करेंगे। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 26 का कर रहा है 26-27 में, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम और फ्रेज। ठीक है, इसका पूछा जा रहा है आइटम और फ्रेज का। तो 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल आपका क्या है कि टू ड्रॉ द लॉन्ग बॉ। ठीक है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बॉ, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हुआ है, टू मेक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, टू मेक एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें। का रेफरेंस टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट मतलब क्या होता है कि सडनली एकाएक बहुत सारा लॉटरी लग जाना, ना पैसा लग जाना। ठीक है, इस तरह से 27 का क्या होता है, आइटम होता है टू हिट द जैकपॉट मीन्स क्या होता है, टू सडनली गेट विन, सडनली गेट या तो विन लॉटरी होता है। ठीक है, विन मनी होता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, यानी कि पैसा मतलब क्या, जितना आशा नहीं करे तो उससे ज़्यादा पैसा कमा लेना, इसका ही हो गया। तो आ देखिए टू हिट द जैकपॉट का इसका राइट आंसर ये होगा, बी होगा। सवाल नंबर 28 नंबर को देखें, द चैम्बर्स एवरीडे। ठीक है, द चैम्बर्स एवरीडे डिक्शनरी डिस्क्राइब्स प्राइजेज एज। ठीक है, का रेफरेंस द चैम्बर्स एवरीडे डिक्शनरी डिस्क्राइब्स प्राइजेज एज, यहाँ पर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एज समरी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल। हाँ फिर तो सवाल नंबर 29 देखिए। सवाल नंबर 29 का रहा है, व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्राइंग टू यूज द लिंकिंग वर्ड्स इन एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का, कि लर्निंग ओनली अ फ्यू लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, फ्यू वर्ड्स एंड फ्रेज टू यूज, इसमें फ्रेज यूज कर रहा है, इसमें फ्रेज यूज करेंगे तो क्या ऐसे बहुत अच्छा लिखाएगा ना। व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्राइंग टू यूज द लिंकिंग वर्ड्स इन एसे राइटिंग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फिर। 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है कि अ गुड ऑब्जेक्टिव समरी। अ गुड ऑब्जेक्टिव समरी क्या, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑन द टेक्स्ट एंड ओनली द डिटेल्स द सपोर्ट इट। ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा जाए। अ गुड ऑब्जेक्टिव समरी क्या है, तो किसे कहते हैं, तो फोकस ऑन द मेन आइडिया ऑन द टेक्स्ट एंड ओनली द डिटेल्स दैट सपोर्ट इट। ऑप्शन नंबर 30 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31 से मैथ से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैथ वाला सेशन छोड़ देते हैं, बाकी जीके जीएस वाला हम लोग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैथ से 10 से 12 सवाल है। अब यहाँ से आते हैं 46 नंबर सवाल से। देखिए 46 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 46 का देखें, तो 46 नंबर जो आपका सवाल है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, ये आपका सही नहीं है। बाकी यह संख्या का विज्ञान है सांख्यिकी। ठीक है फ्रेंड्स, सब ये सही है। यह ज्ञान का व्यवस्थित समूह, ये भी सही है। यह कारण और परिणाम का संबंध का अध्ययन करती है, ये भी सही है। जबकि यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ये आपका गलत हो जाएगा सांख्यिकी के बारे में। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47 ग्रामीण विकास का संबंध है किससे। 47 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कृषि पशुपालन, इससे भी हस्तकला कुटीर, यही भी जीवन, तो सभी से हो जाएगा। ठीक है, आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि ग्रामीण विकास का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विकास हो गया कृषि एवं पशुपालन से भी हो जाएगा, हस्तकला कुटीर उद्योग से हो जाएगा, जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि पूर्ण निर्धनता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, पूर्ण निर्धनता का क्या अर्थ होता है। 48 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धनता की माप होगा। ठीक है, पूर्ण निर्धनता का क्या अर्थ है, अच्छा सवाल है। तो पूर्ण निर्धनता का जो अर्थ होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धनता की माप। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 49 को देखें। 49 नंबर सवाल है, उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणात्मक दृष्टिकोण किसके प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। देखिए अच्छा सवाल है कि उपयोगिता मापन, इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। उपयोगिता मापन विश्लेषण का गणात्मक दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। 49 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल ने किया था। याद रखिए किसने, प्रोफेसर मार्शल ने किया था उपयोगिता मापन और विश्लेषण का, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा सवाल है। 50 नंबर सवाल को देखिए, किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। सभी अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन इसमें भी दिया है फ्रेंड्स। देखिए 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कॉब डगलस उत्पादन फलन, कहता है किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है, तो कॉब डगलस उत्पादन फलन को। 51 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी है, क्या है? चलिए इसका जवाब तो सबको पता होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पादन जोड़ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सवाल नंबर 52 को देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या होता है? ये भी सवाल देखिए बहुत बार पूछा जाता है। तो 52 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या? मुद्रा की कीमत घट जाती है, यानी मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा की कीमत घट जाती है ना। सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो सवाल नंबर जो आपका 53 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में हुआ था। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? अच्छा सवाल है 54 का फ्रेंड्स। तो ये पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये आपका टमाटर का है, ठीक है। 54 का बी राइट आंसर होगा। पूसा रूबी किनकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर का किस्म है। 55 नंबर सवाल को देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, इसकी संरचना तथा इसके गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है, बहुत बार बताए हैं, किसके अंतर्गत किया जाता है? मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन। तो पैडोलॉजी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हो सकता है सवाल पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है इसमें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा, इसकी संरचना तथा इसके गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। तो डायरेक्ट है फ्रेंड्स आपका पैडोलॉजी, पॉडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है ना। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये मिलाने वाला है, ये कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न युग्मों को सुमेलित करें, ठीक है। 57 नंबर सवाल का जो है सुमेलित करना है। तो देख ले इसको क्या होगा, तो मैं बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें देखिए पहला है फील्ड स्पर, ठीक है, फील्ड स्पर। तो देखिए फील्ड स्पर, इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का चीनी मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो देखिए पृथ्वी के जो भूपर पट्टी है उसके आधा भाग में क्या होता है? फील्ड स्पर से बना हुआ है, जिसमें क्या क्या होता है? सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका प्रयोग होता है, तो फील्ड स्पर का प्रयोग हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। दूसरा हो गया फ्रेंड्स आपका क्या हो गया? क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। तो क्वार्ट्ज जो हो गया, तो क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है, ठीक है, रेडियो और रडार में, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। एक का 4 हो गया फ्रेंड्स, बी का 3 हो गया। क्वार्ट्ज का उपयोग कहाँ होता है? तो रेडियो रडार बनाने में किया जाता है। पायरोक्सिन है, तो पायरोक्सिन देखिएगा फ्रेंड्स वो आपका उल्का पिंड में पाया जाता है, ठीक है। पायरोक्सिन सामान्यतः उल्का पिंड में पाया जाने वाला हरे रंग का ये हरे रंग और काले रंग का पदार्थ है। ये पायरोक्सिन आपका उल्का पिंड में पाया जाता है। देखिए किस तरह से इसमें क्या है, बच गया एम्फीबोल, ठीक है, एम्फीबोल क्या है? तो आपका सवाल नंबर 57 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका एस्बेस्टस हो जाएगा, ठीक है, एस्बेस्टस हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एम्फीबोल है इसका प्रयोग एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है, मुख्य रूप से इसका एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है। देखिए आपका जो एम्फीबोल है फ्रेंड्स, ठीक है, एम्फीबोल के प्रमुख तत्वों में कौन कौन आते हैं? जैसे में आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिलिका हो गया, ये सभी है जो आपका फ्रेंड्स एम्फीबोल के प्रमुख तत्व है। लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी एम्फीबोल का प्रमुख तत्व है। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है जो एस्बेस्टस, ठीक है, आपका एस्बेस्टस उद्योग में होता है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स 57 का, एक बार फिर से मिला लीजिएगा किस तरह से है। तो पहला नंबर सवाल का होगा फील्ड स्पर का हो जाएगा चीनी मिट्टी का, क्वार्ट्जाइट का हो जाएगा आपका रडार का, और पायरोक्सिन का जो उल्का पिंड में होता है, और एम्फीबोल, ठीक है, एम्फीबोल का प्रयोग एस्बेस्टस उद्योग में किया जाता है। यानी आपका सवाल नंबर कितना था आपका? 57। तो सवाल नंबर जो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए तब जनसंख्या में क्या होगा, कैसा वृद्धि होगा? 58 का देखिए किस टाइप का सवाल है।
इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 58 का सी हो जाएगा, धनात्मक वृद्धि होगा कि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए तब जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 59 को देखें, निम्न में से कौन स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SIT का मुख्य अवयव नहीं माना जाता है। 59 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंड रिकवरी सिस्टम LRS को नहीं माना जाता है, बाकी सभी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन SIT यानी स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य अवयव नहीं माना जाता, तो ऑप्शन लैंड रिकवरी सिस्टम LRS को नहीं माना जाता है। सवाल नंबर 60 को देखें फ्रेंड्स कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। हो सकता है सवाल पूछा जाए, उपसौर और अपसौर के बारे में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूरी 3 जनवरी को होता है ना। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। ठीक है, और एक हो गया उपसौर फ्रेंड्स, एक हो गया अपसौर हो गया। ठीक है, तो 3 जनवरी को जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को है जो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते से क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग 4 जुलाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 जनवरी को है जो आपका पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। 60 का राइट आंसर यही पूछा जा रहा है ना, सूर्य से पास होती है, बी हो जाएगा। सबसे दूर कितना, 4 जुलाई को होते हैं। तो उपसर और अपसर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, हो सकता है पूछा जाए। ये सब प्रश्न पूछने लायक है फ्रेंड्स, लेकिन ये सब नहीं पूछता है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें। 61 नंबर की लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस टाइप का ही प्रश्न आपको पूछा जाए, लोक अदालत लगता है ना उसके बारे में। 61 का ध्यान से देखिएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस अवधारणा का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। आपका एक कथन गलत है। आगे देखिए सही कौन कौन है वो देख ले। इसे सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त है, लोक अदालत बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्रायः सेवानिवृत्त करता है, वो भी सही है। यहाँ विवाद आपसी सहमति से किया जाता है। ठीक है, यहाँ विवाद आपसी सहमति से किया जाता है, ये आपका भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा लोक अदालत के बारे में। 62 नंबर सवाल को देखें, अधिकार के निम्नलिखित में से कौन आवश्यक लक्षण है। देखिए इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जा रहा है, अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक लक्षण है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सामाजिक स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है और राज्य का संरक्षण, सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 63 को देखें। सवाल नंबर 63 आपका कि 1951 में चंपाकम दोराइजन मामले में मूल अधिकार और निदेशक तत्व संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय ने पक्ष लिया था। देखिए कैसा सवाल है फ्रेंड्स, अल्ट्रा इसी को कहते हैं। कहाँ से ढुका करके पूछा है कि 1951 में चंपाकम दोराइजन मामले में एक मूल अधिकार और निदेशक तत्व संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय ने पक्ष लिया था। 63 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। ठीक है, टकराव की स्थिति में क्या होंगे, मूल अधिकार है जो प्रभावी होंगे। 64 नंबर सवाल को देखें। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी कितनी जनसंख्या पर स्थानीय क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकता है। कितना, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2007 के अनुसार। 64 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2007 के हिसाब से कितना, 7000। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 65 को देखें। भारत में वीवीपैट का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, वीवीपैट का प्रारंभ कब किया। सवाल नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग गेस करके हमें बताएं। सवाल नंबर 65, अब वीवीपैट का क्या होता है फुल फॉर्म देखते हैं, इसको मैं बहुत बार बताया हूँ। ठीक है, देखिए मैं भी इलेक्शन कराने जाता हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पर ये आपका वीवीपैट का क्या होता है, आप लोग वोटिंग करने गए होंगे, इसमें आप भी दिए होंगे, जिसमें आपको एक पर्ची कट करके आता है जिससे वेरीफाई होता है। ठीक है, कि हाँ कि जिसने आप पे वोट दिया है वो सही गया है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइएगा, जैसे बताएं। अब 65 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आप हमें बताएं। तो 65 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भारत में वीवीपैट का प्रारंभ कब किया गया, तो 2014 के आम चुनाव के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपका ये 2014 से ही वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सवाल नंबर 66 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, 66 का प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की है। 66 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा।
67 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ये सवाल तो सभी को बताया और सबको रटा हुआ है, हो सकता है पूछा जाए, चलिए रिवीजन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। सवाल नंबर 68 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र नहीं है, कालीबंगा है, रोपड़ भी है, लोथल भी है। ठीक है, तो आपका सब याद भी रखिएगा। फिर लोथल जैसे गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, रोपड़ पर, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब जरूर याद रखिएगा। पाटलिपुत्र है जो आपका इससे संबंधित नहीं है। अगला सवाल को देखें कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार की हत्या कर के कौन मगध का शासक बना था? मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार की तो कौन किया था फ्रेंड्स? 69 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अजातशत्रु। इनका उपनाम कुनिक भी था, ये हर्यक वंश के थे ना, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था जिसने इनका बिंबिसार को हत्या कर करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 70 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, वैष्णव धर्म से संबंधित शुद्धाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? शुद्धाद्वैत मत के आचार्य कौन थे? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य हो जाएगा। ठीक है, 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 71 को देखिए, 1800 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था फ्रेंड्स? तो सब क्या था? कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल व रोटी हो जाएगा। सवाल नंबर 72 को देखिए फ्रेंड्स, क्या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये भी अच्छा सवाल हो सकता है, पक्का पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि औद्योगिक क्रांति, अच्छा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्ज द्वारा किया गया था, हरग्रीव्ज के द्वारा कताई मशीन का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल को लेते हैं, 73 नंबर सवाल है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये भी सवाल बहुत बार मैं बता चुका हूं, तो रामानंद को जाता है। ठीक है, रामानंद को, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का मुख्य रूप से श्रेय रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर बी 73 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 ईस्वी से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, यही हो सकता है पूछा जाए, और 1945 तक 6 वर्ष तक चला था। तो 74 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, 74 का बी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। उसी तरह से पूछा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसे सेरा जो हत्याकांड था जो फ्रेंड्स आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। जब ये राष्ट्र संघ फेल्युअर हो गया फ्रेंड्स, नहीं रोक सका, तो भी उसके परिणाम क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद में द्वितीय विश्व 1945 तक चला फ्रेंड्स। तो उसके बाद में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी राष्ट्र संघ की स्थापना पूछ देता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाते हैं क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्र संघ के खाली पूछेगा तो 1920 ईस्वी में स्थापना हो जाएगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलेगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। तो इस बात पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण क्या था? तो सिरजोवा हत्याकांड था। सवाल नंबर 75 को देखिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? चलिए, सवाल नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। समझ रहे पंचशील समझौता के बारे में, 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखिए, किस गैस को भौतिक अधिशोषण की दर में किसी गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। किसी गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताप में कमी के साथ। ताप में कमी के साथ किसी गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है। इस तरह से पढ़ें, ताप में कमी के साथ किसी गैस के भौतिक अधिवेशन की दर में वृद्धि होती है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए फ्रेंड्स, आपका कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधक में धारा लाभ बीटा का मान होगा। 77 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 78 को देखते हैं आपका, कि दो जगत प्रणाली में जीव को विभाजित किया गया है। दो जगत प्रणाली में विभाजित किया गया है फ्रेंड्स। चलिए, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पादप और जंतु ना, पादप और जंतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ल लिनियस वाला याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति वाला, वो पूछा जाता है। ये हो गया पादप और जंतु में, पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब ये हो गया। उसके बाद में आपका ऐसे फ्रेंड्स आपका कि बुलियन व्यंजक, ठीक है, इतना दिया गया है, a बराबर 1 है और कितना है फ्रेंड्स आपका बीटा बराबर 1 है, तो आपका y का मान क्या होगा? ये बुलियन व्यंजक दिया हुआ है, तो इसमें आपका
दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इतना बराबर इतना दिया हुआ है, इतना बराबर इतना दिया है, तो y का मान कितना होगा? 79 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आएगा 0। ठीक है, इसका हो जाएगा 0 आंसर आएगा। चलिए सवाल नंबर 80 को देखें कि रध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं क्या होता है? 80 का राइट आंसर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करते हैं। तो रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कुछ इस टाइप का एक सवाल है आपका। 81 का देखिए फ्रेंड्स कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कण द्वारा 5वें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगा? रट ले, ऐसा सवाल फ्रेंड्स डायरेक्ट पूछा जाता है। 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक कण का प्रारंभिक वेग कितना है? इतना है, तथा मंदन कितना? इतना है। तो कण द्वारा 5वें सेकेंड में चली गई दूरी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल को देखें, एमिनो अम्ल विलेय होते हैं। ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एमिनो अम्ल किसमें विलेय होते हैं? तो 82 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल में होते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल है जो किसमें? तो जल में विलेय होते हैं। अब प्रोटीन है जो टूटता है किसमें फ्रेंड्स? एमिनो अम्ल में ही टूटता है, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है प्रोटीन किसमें टूटता है, तो आपका एमिनो अम्ल में ही टूटता है। एमिनो अम्ल किसमें विलेय होता है? तो जल में। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 83 को देखें, दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। इसमें दूरी का किससे मापा जाता है? ठीक है, 83 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर के द्वारा। ठीक है, दूरी के मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 83 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। दूरी के मापन हेतु उपकरण कर रहा है ना, तो आपका ओडोमीटर से मापा जाता है। गाड़ी में लगाया रहता है फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि द्विनिषेचन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ये देखिए टॉप मोस्ट भी है, इसी टाइप का सवाल आपको फंसाने वाला पूछ रहा है। द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक नर युग्मक का अंडक से दूसरे नर युग्मक का द्वितीय नाभिक से मिलना ही आपका द्विनिषेचन कहता है। तो याद कर ले फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है। द्विनिषेचन का अर्थ ये होता है एक नर युग्मक का अंडक से तथा दूसरे नर युग्मक की द्वितीय नाभिक से मिलना। ऑप्शन नंबर सी 84 का राइट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल को देखें। 85 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, देखिए सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फार्मूला सबको याद भी होना चाहिए। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सी इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स? 59 इंटू F माइनस 32। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 85 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है। ठीक है, तो क्या संबंध है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं उलट पुलट के लिखा हुआ है, यहाँ पर 5/9 लिखा हुआ है ना, कहीं पे देखिए 9/5 लिखा है, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो यही होगा सी इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। यही सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला याद रहेगा फ्रेंड्स, तो अगर वो पूछेगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट तो कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कर सकते हैं। तो 85 का बी हो गया। सवाल नंबर 86 को देखें कि निम्न में से कौन सा तत्व फिटकीरी नहीं बनाता है? ठीक है, 86 का राइट आंसर होगा आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम जो फिटकीरी नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का है। 87 नंबर सवाल आपका है कि समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगों के आयामों का अनुपात इतना है। ठीक है, उनकी तीव्रता का अनुपात क्या होगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:9 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है समान आवृत्ति के दो परगामी तरंगों के आयामों का अनुपात इतना है, तो उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो 4:9 हो जाएगा। सवाल नंबर 88 को देखिए, सल्फर विद्युत का होता है, चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होता है? कुचालक होता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल 89 है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा होगी। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए 89 का राइट आंसर क्योंकि दक्षिणावर्ती दिशा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है क्योंकि धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्ती दिशा में। 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। 90 नंबर सवाल को देखिए, जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में किस एंजाइम के अभाव को दूर करने के लिए किया था? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ADA का। चलिए सवाल नंबर 91 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा 3D तत्व ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अधिकतम संख्या प्रदर्शित करता है? 91 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा Mn। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 92 देखिए, जल का मोलन उन्नयन स्थिरांक होता है, कितना होता है? जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.52 केल्विन, ठीक है, मोलता है यहाँ पर इतना, यानी कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका देख लें फ्रेंड्स राइट आंसर है। सवाल नंबर 93 के देखें, रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। देखिए ये सवाल शायद आपका रेड डाटा वाला पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स, रेड डाटा वाला आपका पूछा गया था, किसके लिए? संकटमय जातियों के लिए होता है ना, किसके लिए जारी किया था, ये सवाल आपको पूछा गया था। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ, रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े किसके होता है? तो संकटमय जातियों का होता है। 94 नंबर सवाल को देखें कि हम सूर्य को संध्या के समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा बाद तक देखते रहते हैं, यह परिणाम है किसका होता है? ये 94 नंबर सवाल का हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखिएगा सूर्य जब डूबता हुआ है फ्रेंड्स तो देखिएगा आपका कि हम सूर्य को संध्या समय इसके क्षैतिज के नीचे हो जाने के थोड़ा बाद तक हम लोग दिखाई पड़ते रहता था, अपवर्तन के कारण होता है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन है। 95 नंबर सवाल को देखें, निम्न में कार्बिलिएमिन है, 95 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लें, देख लें, निम्न में कार्बिलिएमिन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर 96 को देखें, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p इतना है। आवर्त सारणी में इसके तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब जोड़ ले फ्रेंड्स, कितना हो, क्या होगा? 96 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 33 होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 97 को देखें, गैस के किसी निश्चित भार के लिए यदि दाब को आधा तथा ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैस का आयतन होगा। देखिए ये आपका पूछा हुआ है सवाल है, तो ये सब सवाल को आप लोग लिख करके डायरेक्ट याद कर ले, माइंड में फिट कर ले। देखिए ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि गैस के किसी निश्चित भार के लिए यदि दाब को आधा कर दिया जाए, ठीक है, दाब को आधा और ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना होगा? 97 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल को देखें कि आपका यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया का उत्पाद होगा, क्या होगा, ठीक है, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, ये अभिक्रिया जब कराएगा तो इसका उत्पाद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98 का बी। देख लें 99 को देखिए फ्रेंड्स कि डाइजिन है, डाइजिन क्या है? 99 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति अम्ल है। डाइजिन देखिए जब खाना वाना नहीं पचता है फ्रेंड्स तो डाइजिन गोली खाते हैं, तो पिलकनाशी नहीं होता है, प्रतिरोधी नहीं होता है, ये प्रति अम्ल होता है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है? ये अच्छा सवाल है 100 नंबर सवाल का, ये आपका संयुक्त द्विपक्षवत होता है। देखिए हो सकता है पूछ दिया जाए, छुई मुई देखिए उसको छुइएगा फ्रेंड्स तो क्या मुरझा जाता है पत्ता, ठीक है, तो छुई मुई की पत्ती किस प्रकार की होती है? तो 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त द्विपक्षवत होता है, ठीक है, 100 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट था, कुछ उसी तरह का प्रैक्टिस सेट था, तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स, ये सब मेरिट कहीं ना कहीं काम आएगा। इसके बाद है आपका फायरमैन का फ्रेंड्स और आपका जीडी जो बिहार एसएससी का, उसका भी तैयार क्लास शुरू होने वाला है, और लाइव क्लास सब दिन चलता रहेगा फ्रेंड्स 8:30 बजे से, ठीक है, जो जी का एग्जाम रहेगा उसी से संबंधित लाइव क्लास चलता रहेगा। आप लोग पढ़ें फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए आराम से, और टेंशन ना फ्रेंड्स। देखिए अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो इसमें ना मेरा दोष है ना आपका दोष है, क्योंकि जो एग्जाम में जो सेट कर रहा है क्वेश्चन उसको सोचना चाहिए, उसको सिलेबस के अनुसार करना चाहिए। जब सिलेबस के अनुसार नहीं करेगा तो कहाँ से टैली करेगा, ठीक है। लेकिन मेरी ये सजेशन को याद रखेगा फ्रेंड्स, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और जो मेरिट बन रहा है फ्रेंड्स, पढ़ रहे हैं, ये आपको आगे चल करके बहुत काम देने वाला है, कहीं ना कहीं जॉब जरूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।